आपकी कमजोरी के कारण थोड़ी नहीं मैं वैसे भी पढ़ सकता हूँ लेकिन मुश्किल है। तो कविता का शीर्षक है नश्वर क्षणों की अर्चना। देवता को मैं समझता था बड़ा, पर आज लगता मनुष्य की पूजने लगा हूँ। देवता की अर्चना अब क्या करूँ मैं, आज वे पाषाण बनते जा रहे हैं। जिंदगी भर पूछता जिसको राह में, आज वे शैतान बनते जा रहे हैं। आस्था के फूल सब बुझा चुके हैं, भग्न मन ने द्वार से मैं जा रहा हूँ। सत्य सूली पर चढ़ाया जा रहा है, न्याय बिकता है सड़े बाजार में। मूल्य और आदर्श सब गिरवी पड़े हैं, मूल्य और आदर्श सब गिरवी पड़े हैं। लोभ लालच स्वार्थ के व्यापार में, माफ करना मंदिरों के देवता, माफ करना मंदिरों के देवता, मैं तुम्हारी सृष्टि से घबरा गया हूँ। मोक्ष की हो लालसा जिसको करे हुए, मोक्ष की हो लालसा जिसको करे हुए, शौक से भगवान की आराधना। अमरता मुझको कभी भाई नहीं, अमरता मुझको कभी भाई नहीं। प्रिय मुझे नश्वर क्षणों की अर्चना। स्वर्ग से या मृतिका 100 बार अच्छी, स्वर्ग से मृतिका या 100 बार अच्छी। धूलिकण स्वर्ग से या मृतिका 100 बार अच्छी। धूलिकण सिर से लगाता आ रहा हूँ। देवता को मैं समझता था पर आज लगता मनुष्य की पूजने रहा। नक्खू जेल विक्रम संवत 2031, 40 वर्ष पहले चुका। अब ये कब तक कुछ लंबी है, ये 50-60 वर्ष पहले की है। उस समय में कुछ पृष्ठभूमि बना दे जरा अपने क्या कहते हैं, जयप्रकाश जी का आंदोलन क्या था, सर्वोदय की हवा में से लगी हुई थी। तो उसी धुन में मैंने कविता लिखी। ये 50-60 वर्ष पहले मैं हाई स्कूल में हेडमास्टर था। उठो ध्यान की भी अब हद हुई, आग चारों ओर लड़ती जा रही है, और तुम हो बंद अपनी कोठरी में, आंख मुझे ध्यान में खोए हुए से। उठो ध्यान की भी हद हुई, आग चारों ओर लगती जा रही है, और तुम हो बंद अपनी कोठरी में, आंख मुझे ध्यान में खोए हुए से। बहुत ऊंचे ख्याल रखते हैं तुम्हारे, मानता हूँ लोकमानस गिर गया है। हिम शिखर की भांति केवल उभरने से लोक का कल्याण तो होगा नहीं। फैलना होगा तुम्हें भी घाटियों में, फैलना होगा तुम्हें भी घाटियों में, हर दुबों की तरफ जनगण हृदय में। युग बदलता है उसी के साथ ही, मान्यताएं जन्म लेती है नहीं, तोड़कर उन सब पुरानी रूढ़ियों को खोल देती है प्रगति के द्वार। आज के युग धर्म की आवाज है, दीन दुखियों की सभी सेवा करें, है यही सबसे बड़ा अब यज्ञ भी, तीर्थ पूजा पाठ सब कुछ है यही। जगत को माया समझकर ध्यान
जगत को माया समझकर त्यागने से जगन मिथ्या, उपनिषद में कहेगा जगन मिथ्या। तो जगत को माया समझकर त्यागने से फर्क पड़ता है नहीं कुछ भी। यहाँ बात तो है किस तरह हम चीर दें मोह के उस आवरण को आचरण से। इसीलिए मैं कह रहा ज्ञानी सुनो तुम, चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ भी, काम करने की न दे जो प्रेरणा, ज्ञान हो तो एक सन्ना मात्र। ये शायद रोमियो रोला की एक लाइन है, कहीं मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ए थॉट विदाउट एक्शन इज ट्रेचरी। तो वही अभी है, काम करने की न दे जो प्रेरणा, ज्ञान हो तो एक छलना मात्र है। आंख के ही सामने तो देखते हो भूख से जर्जर हजारों मानवों को, अस्थिपंजर की ठठड़ी लिए। यह क्या झूठ, जगन मिथ्या, क्या ये झूठ है? फिर अभी आकाशवाणी ने कहा, ये उस समय की बात है। फिर सभी आकाशवाणी ने कहा है, जंग भीषण छिड़ गई है स्वेज पर। फिर अभी आकाशवाणी ने कहा है, जंग भीषण छिड़ गई है स्वेज पर। हंगरी पोलैंड के भी राजपथ हो रहे हैं लाल अपने खून से। यह खबर क्या झूठ है? तो फिर यह कहो क्या झूठ है, तो फिर बताओ सत्य क्या है? अभी और छोटा है, मौन क्यों हो, सत्य क्या है यह बताता हूँ तुम्हें अब। जगत मिथ्या है नहीं, यह इसलिए जो कुछ यहाँ हम देखते हैं सत्य है। दुख भी है, सुख भी है, सब यहाँ पर, सुख भी और नरक भी, सब कुछ यहाँ पर। मगर इसको जन्म देता मनुष्य है। जिस तरह के लोग होते हैं जहाँ पर, उस तरह की जगह भी होती है वहाँ की। मनुष्य में यदि प्रेम है तो स्वर्ग है, मनुष्य यदि हैवान है तो नरक है। इसलिए तुम ज्ञान को अब रूप दे दो, इसलिए अब तुम ज्ञान को एक रूप दे दो। एक नूतन जग बसाना है तुम्हें। देख उस पूरब क्षितिज के छोर पर नव अरुण की लालिमा बिछा रही है। चढ़ई बेती मंत्र गाकर, ये उपनिषद का ही है। चढ़ई बेती मंत्र गाकर, मतलब चलते रहो सब। चढ़ई बेती मंत्र गाकर जागरण का शंख है फूंका किसी ने। इसलिए तुम कर्म के कुरुक्षेत्र में उतर आओ, समय की यह आवाज है। धन्यवाद वरिष्ठ कवि माननीय पूर्व मन्त्री रामहरि जोशीज्यू। आजभन्दा 50-60 वर्ष पुरानो कविता प्रत्यक्ष सुन्न पाउनुमा हामी हाम्रो अभाग्य ठान्छौँ। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म यहाँ अब आमन्त्रण गर्न चाहन्छु चट्याङ मास्टरजी कृष्ण मुरारी गौतमजीलाई। नमस्कार, मैं चट्याङ मास्टर दोनों तरफ से बोल रहा है। हिन्दीमा आइहालेछ, घरमा हिन्दी बोल्नु पर्यो भने पहिला एक क्वार्टर जानुपर्छ नि मात्रै। आज विश्व कविता दिवसको सन्दर्भमा हामी यहाँ छौँ र आज एउटा किताब पनि विमोचन हुँदैछ। त्यो के हो भने हाम्रो समाजमा हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू बुवा आमाहरूलाई कुनै विकासका कार्यक्रमहरू, कुनै राज्यका नीति नियमहरू, यी सबैबाट बाउ आमाहरू टाढा टाढा हुँदै जाँदैछन्। अनि हामी छोराहरू छोरीहरू जो उनीहरूका सन्तान हौँ, हामी यति ज्ञानी भएनौँ कि बाउ आमाको बारेमा लेख्नु कुनै के लेख्नु, त्यो छोरा बुढाहरूको बारेमा, त्यो चाउरी परे आमाको बारेमा के लेख्ने, राम्री युवतीको लेख्ने, हिमालको लेख्ने, पागलको लेख्ने, खोलाको लेख्ने, लेख्नु पर्ने सोझै भगवान्को लेख्ने, बाउ आमाको के लेख्ने। यो अहिलेको दुरावस्था छ। मातृदेवो भव पितृदेवो भव भन्ने समाजबाट हामी हुर्क्यौँ, त्यो संस्कार बोकेर आयौँ र छुटेको भनेर पनि मातृ छोडो भव पितृ छोडो भव त्यहाँ पुगेका छौँ।
मन लाग्छ यो हाम्रो संस्कृति हाम्रो यो संस्कार फेरि बनाउनु पर्ने छ। म अलिकति हाँस्य व्यङ्ग्य त्यो रमाइलो गर्ने मान्छे हो, मलाई हाँस्य व्यङ्ग्य मनपर्छ। यो विषयवस्तुमा त पछि आइन्छ अगाडि। आज यो खास गरेर एउटा किताबको विमोचन हुँदैछ जसमा मैथिलीमा बुवा आमाप्रति जस नारीहरूप्रति श्रद्धाको एउटा किताब आउँदैछ। त्यो श्रद्धा सुमन अगाडि एउटा सानो प्रार्थना सुनाउँछु, तपाईँ मन लागेर ताली बजाउनु हो। होइन यो नेताहरू सुन्दा सुन्दा ताली बजाउँदै हो त कवितामा ताली बजाउनु मन छ। मसानो बिचारो अबोध, थिए मसानो बिचारो अबोध, दियो तिमीले जीवन म गर्दैछु बोध। म जान्ने म बुझ्ने म सक्ने भएछु, म जान्ने म बुझ्ने म सक्ने भएछु। म जो जे छु माता पिताकै रहेछु, म जो जे छु माता पिताकै रहेछु। एउटा 4 लाइन आमा बुवाको बारेमा प्रार्थना। बडो रमाइलो लाग्ने फिल्मी साहित्य, तर ज्येष्ठ नागरिक साहित्य सुनेको छैन। थोत्रा बुढाबुढी के छ हामी यस्ता राम्रा राम्रा मान्छे तिनीहरूको बारेमा के साहित्य। त्यसैले सिङ्गो समाजबाट ओझेल परेको विषयलाई आज फेरि बनाउनुको लागि उपस्थित हुनुभएको छ, खुसी लाग्छ। मलाई हाँस्य व्यङ्ग्य मनपर्छ। यो भर्खरै एउटा समाचार आएको थियो बम्बईमा के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भन्ने फिल्म चाहिँ के विश्व रेकर्ड कायम गरेर दिलवाले ही ले जाएंगे ना, दिमाग वाले थोड़ी ले। फिर उसने कहा फिल्म उतर गई, नहीं उतरना ही था, इतने देर से चढ़ा हुआ। त्यसैले आजको यो हाँस्य व्यङ्ग्य पछि पनि प्रस्तुत गरौँ होला। खास गरेर यो के हुन्छ भने मान्छेले बुढो भएपछि अथवा बुढी भएपछि त्यो रङ्गीन कुराहरू आउँदैन भन्छन्। त्यो कपालमा कोर्दैमा दाँतमा नकली जोडजाड गर्दैमा दिलमा रङ्गीन आउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ भयो। कति रङ्गीन आउँछ मलाई सोध्नुहोस्, भन्न पनि झन् एकदम परिपक्व आउँछ। आहा मेरी बुढीको कस्तो मिठो बुढी। हेर्नुहोस् जहाँ नपहुँचे कवि वहाँ पहुँचे कवि हेर्नु पर्यो। तपाईँको त्यो हिमाल त्यो राक्षसका भोको तारा जस्तो हिमालमा सुन्दरता देख्नुहुन्छ। सुन्दरता त खोजे त जेमा पनि पाइन्छ नि। जस्तो आहा मेरी बुढीको कस्तो मिठो बुढ्यो, अङ्गुर थियो जवानी किसमिस भयो बुढ्यो। मेरी बुढीको कस्तो मिठो बुढ्यौली, अङ्गुर थियो जवानी किसमिस भयो बुढ्यौ। हेऱ्यो भने कवि जहाँ पनि पुग्न सक्छ। अङ्गुरबाट किसमिसमा आउन सक्छ, चाउरिया नाकमा चाउरिया गालामा पनि किसमिस भेट्न सक्छ। अहिलेलाई यति नै भन्दै म अब अर्को कविजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद चोटाई मास्टरजी। उहाँको जहिले पनि प्रस्तुतिले निकै नेपालीहरू पाउँछ। पक्कै पनि कुनै नेताको भाषण भन्दा पनि निकै रोचक र घटलाग्दो हुन्छ उहाँको प्रस्तुतिहरू। साथसाथै म अब बोलाउन चाहन्छु वरिष्ठ गजलकार शरद कुमार अवस्थीज्यूलाई। आजको यो सुन्दर मौसमलाई देखेर 2-4 पंक्ति गुनगुनाउन मन लागेको छ। समय वसन्त ऋतुको छ, नयाँ वर्षको उदय हुँदैछ। यसै सुन्दरको लागि अलिकति गुनगुनाउन मन लागेको छ। बसन्तमा कोइलीले नयाँ गीत गाउँदैछ।
बसन्तमा कोइलीले नयाँ गीत गाउँदैछ आज दिलको द्वारबाट मायालुले च्याउँदैछ बसन्तमा कोइलीले धेरै लामो यात्रा गरी धेरै लामो यात्रा गरी थाकेको यो बटुवाले धेरै लामो यात्रा गरी थाकेको यो बटुवाले बल्ल मनको मितसँग भेट्ने मौका पाउँदैछ आज दिलको द्वारबाट मायालुले च्याउँदैछ बसन्तमा कोइलीले तिर्खाएकी धरती माथि अगर साथ बस आपकी इंतजार मैं अगर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले। तो कल बात हुई थी, मैंने कहा कि बस मैं क्या करूंगा, तो अगर साहब कहे कि कुछ कुछ में लीजिएगा, मैं वही कर रहा हूँ। ये आपके लिए अभी जो मौसम जहाँ से आप गुजर के आ रहे हैं, तिर्खाए की धरती माथि रसधार बर्सिन्छ कि तिर्खाए की धरती माथि रसधार बर्सिन्छ कि सुनसान आकाशमा कालो बादल छाउँदैछ आज दिलको द्वारबाट मायालुले च्याउँदैछ बसन्तमा कोइलीले नयाँ गीत गाउँदैछ आज दिलको द्वारबाट अन्तमा अरूसँग चाहिँ टाढा अरूसँग चाहिँ टाढा हुँदै जाने सनतले। अब बस कभी कभी मिलता हूँ, ज़्यादा मिलता नहीं। अरूसँग चाहिँ टाढा चटाइसँग डराउनु पर्छ। अरूसँग चाहिँ टाढा हुँदै जाने सनतले गजलसँग चाहिँ किन डाँडा माया लाउँदैछ आज दिलको द्वारबाट मायालुले च्याउँदैछ बसन्तमा कोइलीले। धेरै धेरै धन्यवाद सतकुमार अवस्थीजी, मिठो गजल प्रस्तुत गरेर जानुभयो हामीमा। अब हामी आज जुन अघि चट्टाई मास्टरजीले पनि भन्नुभएको थियो यहाँ किताब विमोचनको पनि कार्यक्रम छ भनेर, अरू थप कविताहरू सुन्नुभन्दा अगाडि म किताब विमोचनको लागि यो मैथिली काव्य सङ्ग्रह रहेको छ यसको विमोचनको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अभय कुमारज्यू, साथसाथै चट्टाई मास्टरज्यू, वरिष्ठ कवि तथा पूर्व माननीय मन्त्रीज्यू रामहरि जोशीज्यू, अनि त्यो संयुक्त रूपमा र धीरेन्द्र प्रेमहर्षीज्यूलाई संयुक्त रूपमा यस किताबलाई विमोचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
यस किताबको नाम रहेको छ पियर आमक अमृत रस। यो अहिले तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि अन्तिममा हामीसँग केही सङ्ख्यामा किताबहरू रहेको छ, तपाईँहरूले फ्रीमा यसलाई लिन पनि सक्नुहुन्छ यदि इच्छुक महानुभावहरू। धेरै धेरै धन्यवाद लोकार्पणको लागि। I would now request Professor to share a few words with us. Or to welcome everyone. It's the 26th edition we are celebrating today. किताब का नाम पियर आमक अमृत रस था। पियर आमक पीला आम, पीला आम सुनते ही आम जो है, आम का जो रस होता है उसकी जो है उसके बारे में उसका इमेज हमें हमारे मस्तिष्क में आता है। ये जैसा बता रहे हैं कि ये जो किताबें मैंने तो पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें जो है ये अपने पेरेंट्स के बारे में जो कृतज्ञता है, पेरेंट्स के लिए जितने इमोशंस होते हैं, जितने रिस्पेक्ट होते हैं, वो सब इसमें आम के रस की तरह भरा हुआ है। तो आप इसको जरूर पढ़ें। ये यहाँ उपलब्ध भी है और इसमें कई कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं इसमें जो है सम्मिलित, कई कवियों की रचनाएं सम्मिलित की गई हैं इसमें। तो आप मुझे विश्वास है कि ये चिट्टांग मास्टर जी ने किया है, इसको एडिट किया है। तो ये संपादक मैं देख रहा हूँ इसमें राजेंद्र बिमल जी और रमन जी, वो आप हुए। तो जरूरी बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा, पटना के हैं। तो और इसमें भारत के भी कवि हैं और नेपाल के भी कवि हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो विश्व कविता दिवस के अवसर पर है। 2 दिन बस 2 दिन देर है, लेकिन जो ये कार्यक्रम है वो विश्व कविता दिवस के अवसर पर है। बहुत सारे कार्यक्रम विश्व कविता दिवस के अवसर पर हुए हैं और इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ये हम कार्यक्रम थोड़े देर से करें ताकि और सारे कार्यक्रम निकल जाए और विश्व कविता दिवस जो है एक दिन नहीं बल्कि निरंतर चलता रहे। तो कोई मानव जो है वो हमारा एक प्रयास है कि विश्व कविता दिवस को सिर्फ विश्व कविता दिवस के अवसर पर ही नहीं मनाया जाए, इसको पूरे साल जो है इसको मनाया जाए। तो बड़ी खुशी हुई है आज की हमारे बीच में कविता के बड़े बड़े कवि यहाँ मौजूद हैं और हम लोग एक किताब का भी जो है इसमें आपके आगे हम एक किताब को भी रखें। बहुत सभी सभी को बहुत धन्यवाद। एंड इसमें कविताओं को सुने हम लोग कति मीठो कविता वहाँ लाई बंधु हामी सुन्छौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामी कविता वाचन कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता दिन्छौँ। म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वरिष्ठ कवि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य तथा मैथिली अभियानकर्ता श्री धीरेन्द्र प्रेम अर्सीज्यू। विश्व कविता दिवसको सन्दर्भमा आयोजित आजको यो काव्य सन्ध्या मलाई पङ्कजजीले फोन गर्दा मैथिली कविता नै सुनाउनु पर्छ भनेर, उसै पनि मलाई मैथिली सुनाउन पाउँदैन, अलिकति बढी आनन्द आउँछ है। यद्यपि कविता त कविता हो र मेरा एकजना गुरु के भन्नुहुन्छ महेन्द्र मलंगिया हो जकरा दहिना हाथे क लिखल भ जाय छै ओ बमो हाथे क लिखले लेख्नु भाव सम्प्रेषण गर्नु हो। नेपाली मैथिली हिन्दी अङ्ग्रेजी जुनमा सजिलो लाग्दै जान्छ त्यो गर्दै जाने हो, तर मूल कुरो क लेख्नु हो। एउटा
नोरक सागर सो होइ छौ त जिंदगी मोती छाइन ले उर में कतबा दर्द सहज में हेगे कविता कविता सब दिन से या करते ले एकटा हम कविता सुनबै छी पियर आमक अमृत रस पुस्तक विमोचन भेल डम्हाल आमक ई सब दिन नैन से बहत रहा वाला रस के बारे में डम्हाल आम हम एठाम नारी के कह सकै छी से कनिक दिक्कत है सामान्यतः मैथिली कहते देरी बहुतो आदमी बुझे छे जे आदमी हिंदी बुझैया नेपाली बुझैया वा भोजपुरी सब बुझ लैया वा आसानी से बुझ जात लेकिन कनिक जखन गामक शब्द चलि अबै छै कनिक दिक्कत होइ छै तथापि हम कविता सुनबै छी आमिल पीबैत कहलनि ओ आमिल पीबैत कहलनि ओ छोड़ू हमरा परतारू नहीं बज्जर भ गेल मोनक चाचर चासे बिना समारू नहीं आमिल पीबैत कहलनि ओ छोड़ू हमरा परतारू नहीं ओना त हम ही जनक दुलारी हम ही राम पियारी छी ओना त हम ही जनक दुलारी हम ही राम पियारी छी तहू से बढ़कर लवकुश सन बंका बीरक महतारी छी प्रेम सृजन शक्ति कहबै तो असल में अबला नारी छी तही से जीवन उलती में टप टप चुबैत एक चारी छी छोड़ू छोड़ू कहुना चोखाल घावक खैठी एना उदारू ने बज्जर भ गेल मोनक चाचर चासे बिना समारू ने बज्जर भ गेल मोनक चासे बिना समारू ने त्रेता युग के सीता छी त्रेता युग के सीता छी आ द्वापर के द्रौपदी छी हम तीर भुक्ति में बहैत सबटा निज नोरहि के नदी छी हम तीर भुक्ति मिथिला के दोसर एकटा नाम तिरहुत जेकि तीर भुक्ति से भ्रंश भ क बनलैया तीर नदी सभक क्षेत्र भुक्ति प्रदेश तीर नदी भुक्ति प्रदेश तीर भुक्ति त्रेता युग के सीता छी आ द्वापर के द्रौपदी छी हम तीर भुक्ति में बहैत सबटा निज नोरहि के नदी छी हम कोमल प्रेमिल हृदय वासिनी युग युगंत स यदि छी हम आई चेतना स परिपूरित नव 21वीं सदी छी हम दर्दक दस्तावेज लिफाफा कि दर्दक दस्तावेज लिफाफा बिन तैयारी फारू ने बज्जर भ गेल मोनक चाचर चासे बिना समारू ने नारी मानक बिन पुरखारत तकरा आब फजूल बुझू सैदखन आगू बढ़वा ले पग पग दुन्नुक समतूल बुझू सहयात्रा के दुनिया भर के खुशी आ सुखक मूल बुझू तखने जीवन के बगिया में महमह गमकत फूल बुझू बिन ओरियों ने प्रेमक खुहरी हे बिन ओरियों ने प्रेमक खुहरी झूठे आंच पजारू ने बज्जर भ गेल मोनक धरती चासे बिना समारू ने आमिल पीबैत कहले रो छोड़ू हमरा परतारू अलिकति कस्तो लाग्यो यो कविता नबुझिएकोमा तर ठिकै छ अमिलो पारेर उनले भने भइगयो मलाई खुल्याउनु पर्दैन अब यो चास र समार भनेको यो मैथिलीको आफ्नै किसिमको हुन्छ अब पुरा बन्जर धरतीलाई एकचोटि पनि जोत्दै नजोति त्यसै सम्झाउने काम चाहिँ नगर भइगयो खुल्याउने काम नगर यस किसिमको हुन्छ एकजना मैथिली कवि सियाराम झा सरस जसको 4-5 वटा गीत यसमा समावेश छ मलाई अत्यन्तै मनपर्ने उहाँको एउटा हिन्दी कविता चाहिँ म यहाँ सुनाउँछु मैथिलीसँग हिन्दीलाई जोडेर कोही क लेख्नेले उता पनि कसरी लेख्छ भनेर मेरे सर की धूप मेरी चांदनी किधर गई कि रोशनी तलाशते हुए मैं गुजर गई कोई सुर बजे कि गमे दिल को कुछ सुकून मिले साज यूं सजे कि मुझे यार तू ही तू मिले राग यूं छिड़े कि सहराओं में भी बहार हो तान यूं भरे कि बस करार ही करार हो ऐसा राग ऐसी तान ऐसी नीर की गमक रागिनी तलाशते हुए उम्र गुजर गई कि आदमी के जंगलों में आदमी भटक गया आदमी के जंगलों में आदमी भटक गया आदमी के शूलियों पे आदमी लटक गया आदमी अजीज से ही आदमी चला गया प्यार की तरफ लिए ही आदमी चला गया
लाख लाख आदमी की आंख आंख झांक ली, कि लाख लाख आदमी की आंख आंख झांक ली, आदमी तलाशते हुए उम्र गुजर गई। कि खुशबुओं की बाढ़ नहीं मुट्ठियों में बंद हो, खुशबुओं की बाढ़ नहीं मुट्ठियों में बंद हो, उस नगर चलूं कि जहां मुक्त गीत छंद हो, जिस नदी के बांक पे उछल रही रवानियां, घाट पे घड़ा लिए मचल रही जवानियां, बेशुमार प्यार जहां फूल फूल बन खिले, ओ जमी तलाशते हुए उम्र गुजर गई, ओ जमी तलाशते हुए उम्र गुजर गई। हमारी कोशिश निरंतर निरंतर उसी जमी के तलाश में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ साहित्यकार देवेन्द्र प्रेमर्जीज्यूलाई। हामी यहाँ मैथिली किताबको विमोचन पनि गरिसक्यौँ। अघि यही किताबको बारेमा छोटकरीमा एउटा सानो रिभ्यू र एउटा यसको बारेमा थप यहाँ बताइदिनु हुन म यहाँ बोलाउन चाहन्छु तोयाराज घिमिरेज्यूलाई। तोयाराज घिमिरेजी, किताब पियर आमक अमृत रसको बारेमा थप। मधुर मधुर वाणी सुन्न पाऊँ नै प्रगतितिर बढेका पाइला हुन् बढेकै, अलिअलि अभिधा होस्, अलिअलि अभिधा होस्, लक्षण व्यञ्जना हो, जय 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 होस्, सृष्टि संसार फैलोस्। गरिमामय सभाका सभापतिज्यू, आतिथ्य मञ्चमा आसीन अतिथि कविज्यूहरू एवं सहृदय काव्यप्रेमी साथीहरू, आज धेरै खुसी लागेको छ। आज धेरै खुसी लागेको छ। यो पियर आमक अमृत रस, पियर आमक अमृत रस, यो यस कारण पनि कति सान्दर्भिक हुन गएको छ भनेदेखि अहिले आँप मुर्जाएको, आँप बन्न फुल्न थालेको छ बोटमा। हामीले आँप कहिले रोपेका थियौँ, आँपको बिउ जहिले रोपेका थियौँ, त्यो त्यतिखेरको कुरा हो जतिखेर हाम्रा चर्चित कवि हास्य कवि चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी गौतमज्यू जनकपुर जानुभएको थियो एउटा सम्मान ग्रहण गर्नको लागि। त्यतिखेर हामी यसरी कार्यक्रम सञ्चालन जब गरिरहेका थियौँ, त्यतिखेर उहाँको मुखबाट एउटा वाक्य, एउटा पदावली आयो। कसरी आयो भन्दाखेरि मिथिलावासी र मैथिली भाषी दुवैको हृदय जोडिने गरी एउटा किताब। कस्तो किताब भन्दाखेरि जो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको भावना प्रति समर्पित होस् त्यस्तो किताबको एउटा परिकल्पना उहाँले बोल्दा बोल्दै गर्नु भएको हो। यो किताबको भावना उहाँले जब उहाँ उठ्नुभयो त्यतिखेर उहाँको मनमा त्यो बिउ चाहिँ बीजारोपण भएको थियो र उहाँले बोलिसकेपछि बोलेको कुरा पुर्याउनु धेरै ठुलो कुरा हो। बोल्न त धेरैजनाले धेरै कुरा बोल्नुहुन्छ, तर बोलेको कुरा पुर्याउनु धेरै ठुलो कुरा हो। र उहाँले एउटा अभिभारा, एउटा संयोजनको जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो यो कसरी हुन्छ भनेर। र त्यतिखेर हाम्रो नेपालकै अथवा जहाँ पनि उहाँको नाम चर्चित छ, डाक्टर राजेन्द्र विमल जनकपुरमा बस्नुहुन्छ। नेपाली, मैथिली, हिन्दी, संस्कृत, अङ्ग्रेजी हरेक भाषामा उहाँको उत्तिकै दक्षता छ। सबै भाषालाई माया गर्नुहुन्छ। अत्यन्त खुसी भएर भन्नुभयो यो त एकदम राम्रो कुरा हो, किनभने मैथिली भाषा सबभन्दा पुरानो भाषा, त्रेतायुगीन। आज अरू भाषाको इतिहास हुँदा मिथिलाको इतिहास र मैथिली भाषाको इतिहासलाई खोल्न जानु पर्दैन। धीरेन्द्र प्रेमर सिंह हुनुहुन्छ, हामीले यो उहाँसँग पनि धेरै हामीले चर्चा गरेका थियौँ र यस भाषामा यस खालको कृतिलाई ल्याउन पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। र डाक्टर रामानन्द रमन र हामीले नेपालबाट मात्रै होइन भारतमा पनि मैथिली साहित्यको ठुलो प्रभाव रहेको छ। यति सरल भाषा
कविता लेख्ने मैथिली साहित्यमा भारतमा पनि धेरै विद्वान हुनुहुन्छ भनेर त्यसपछि हामीले पटना जुन पाटलिपुत्रको नामले प्रख्यात छ त्यहाँ रहनुभएका डाक्टर रामानन्द रमन उहाँलाई पनि हामीले निम्तो गर्यौं र उहाँ जनकपुर आउनुभयो र एउटा कवि गोष्ठीको आयोजना हामीले जनकपुरमा गरेका थियौं र पछि गएर भारतबाट पनि कविताहरू सङ्कलन गरेर ल्यायौं र यो यस तरिकाले जुन एउटा सम्मान ग्रहण गर्न जाँदा जुन एउटा विचार आएको थियो त्यसैले आज त्यो पल्लवित पुष्पित हुँदै आज फलेको आँप त्यो पनि पहेँलो आँपको रूपमा आएको छ र हामी हरेक भाषा भाषीले एक अर्काको भाषालाई माया गर्नुपर्छ अनि वसुधैव कुटुम्बकम हामी त्यसकै वरिपरि छौँ। वसुधैव कुटुम्बकमको मान्यतामा गयौँ भने हामीलाई कतै पनि समस्या आउँदैन र यो नेपाल र भारतको मित्रताको प्रतीक पनि हो। संसारमा सबैभन्दा अरू देशको मित्रता कति पुरानो छ थाहा छैन तर नेपाल र भारतको मित्रता सधैँ यस्तै चलिराख्नुहोस् र विश्व कविता र एजिङ नेपाल र कृष्णमुरारी गौतमज्यू र जो यसमा अरू संलग्न हुनुहुन्छ सबैप्रति जनकपुरको तर्फबाट राजर्षि वाङ्मय प्रतिष्ठानको तर्फबाट डाक्टर राजेन्द्र विमल प्रतिष्ठानको तर्फबाट सबैबाट आभार प्रकट गर्दछु र जाँदा जाँदै विश्व कविता दिवसको वरिपरि भएको हुनाले म एउटा आफ्नो सानो कविता यसैमा मौका छोपेर म आफ्नो कविता यहाँ सुनाउँछु। के गरौँ सम्पूर्ण नेपालीको मनमा एउटै कुरा छ के गरौँ काम कुन के गरौँ केही गर्न नसकेपछि भन्छ आत्महत्या गरौँ या जिउँदै मरौँ के गरौँ काम कुन के गरौँ आत्महत्या गरौँ या जिउँदै मरौँ मर्दिन म स्वर्ग संसारको अमेरिका चौकीमा स्वर्ग संसारको अमेरिका चौकीमा कामकै खोजमा कोरिया चौकीमा बन्धु वर्गादीले देश यो छोडिदिए कामकै लोभमा साथ यो तोडिदिए देश नेपालको लाछ माया यति भन्न गाह्रो भयो लाछ माया कति। धन्यवाद। धन्यवाद गिरिज्यू। अब म यहाँ बोलाउन चाहन्छु महासिन कवि दिनेश गुप्ताज्यू। सबको नमस्कार। मुझे पिकनिक मनाने का मन हुआ। 1 जनवरी आने ही वाला था। मैं सोचा इस बार किसी नेता के साथ पिकनिक मनाऊं। मैंने नेता को फोन किया कि आप मेरे साथ पिकनिक मनाएं। उन्होंने कहा ठीक है मैं मनाऊंगा। फिर दोबारा फोन किया। इसके बाद में बहुत क्रोध से उन्होंने कहा तुम 1 जनवरी कहते हो, आखिर 1 जनवरी कितने तारीख को पड़ा? धन्यवाद। हमारे नेता लोग इतने चालाक हैं। मैं एक भोजपुरी गजल सुनाने जा रहा हूँ। भोजपुरी गजल। ई कैसन विरोधाभास बा देखी, ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के बास बा देखी। ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के बास बा देखी।
रावण लोग तो इमा राज चलावे, रावण लोग तो इमा राज चलावे, राम के आयल वनवास तो देखी, ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के पास बा देखी। यहाँ राजा के लोग भगवान मानेला, यहाँ राजा के लोग भगवान मानेला, देश के कैसन इतिहास बा देखी, ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के पास बा देखी। आदमी के इमा कौनो कुछ नहीं के, आदमी के इमा कौनो कुछ नहीं के, पत्थर में कैसन विश्वास बा देखी, ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के बास बा देखी। पानी से ना कौनो खून से मीठे, पानी से ना कौनो खून से मीठे, ई कैसन विचित्र प्यास बा देखी, ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के बास बा देखी। केकरो खातिर होई महल अटारी, केकरो खातिर होई महल अटारी, दिनेश ला खुला आकाश बा देखी, ई कैसन विरोधाभास बा देखी, अमृत में जहर के बास बा देखी। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ कवि दिनेश गुप्ता जी। यसरी नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु कवि प्रेम ओलीज्यूलाई। त्यो जोरदार तालीले स्वागत गरौँ कवि प्रेम ओलीज्यूलाई। नमस्कार सबैलाई। मैले पनि हाम्रो चट्याङ मास्टरकै किताबमा बसेर कविता लेखिराखेको छु। हामी पनि म हाँसीबेङ्गै नै हेर्छु र म आज एउटा जुन हामीले भोगिराखेको काठमाडौँको समस्यालाई म यहाँ विकृत गर्न चाहन्छु। यसको शीर्षक छ घरबेटी बा। जुन हामी यहाँ धेरै भाडामा बस्छौँ, कति घर भाडामा पनि लागेका होला। जुन भाडा लाउने र भाडामा बस्नेको समुद्र सम्बन्ध छ, त्यसमा पनि खास गरी पानीको सम्बन्ध जुन छ त्यो कुरालाई म यहाँ बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँ कसैलाई यो मिल्न गएमा संयोग मात्रै मान्नु। घर थोत्रै भए पनि, कोठा जत्रै भए पनि, हरेक वर्ष घर बढाऊ, पेट कटक्क काटेको छ, ए घरबेटी बा पानीमा ट्याङ्की चढाऊ। घाम नलाग्ने सिडीको कोठा होस् कि काम नलाग्ने छिडीको कोठा होस्, घाम नलाग्ने छिडीको कोठा होस् कि काम नलाग्ने सिडीको कोठा होस्, सके 6 महिनामा नभए वर्षै पछि घर बढाऊ, छोरीलाई पखाला लागेको छ, ए घरबेटी बा ट्याङ्कीमा पानी त चढाऊ। नुहाएको धेरै भएछ, नुहाएको धेरै भएछ, शरीर ठस ठस्ती गनाउँछ, छोराले नुहाउन पाएको छैन, छोराले नुहाउन पाएको छैन, लुतो लागे चाहिँ गनाउँछ। बिजुलीको अड्डाले भन्दा बरु बत्तीको भाउ बढाऊ, आज त पार्टीमा जानु छ, ए घरबेटी बा कमसे कम ट्याङ्कीमा पानी त चढाऊ। फोहोरको पैसो पनि हामी तिरौँला, फोहोरको पैसो पनि हामी तिरौँला, टेबलको शुल्क पनि हामी नै तिरौँला, लुगा भिजाएको हप्तौँ भइसक्यो, बरु धाराको पानी भन्दा ट्युबवेलको पानीको भाउ बढाऊ, आज धेरै लुगा धुनु छ, ए घरबेटी बा बिन्ती छ ट्याङ्कीमा पानी त चढाऊ। घरको टोयलेट पनि टुकैचा जस्तै वास गनाउँछ, घरको टोयलेट पनि टुकैचा जस्तै वास गनाउँछ, पाहुना आएको बेला लाज पर्दै बनाउँछ, हाम्रो मात्र होइन यसले तपाईको पनि त जात जनाउँछ। आज शनिबार टोयलेट सफा गर्ने सुर छ, तर पानी नभएरको झुर छ, कोठा बढाऊ मान्छे बढाऊ, भोलि नै डेरा सरमला, ए घरबेटी बा जसरी हुन्छ, आज त ट्याङ्कीमा पानी चढाऊ, आज त ट्याङ्कीमा पानी चढाऊ। अब दोस्रो म यहाँ एउटा दोस्रो सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ
हाम्रो अप्रिल फुल भन्ने एउटा विशेष आरम्भ एउटा संस्थासम्म आबद्ध छु। यसले चाहिँ अप्रिल फुल विशेष हामी मनाउँदैछौँ र त्यसमा सबै कविता यस्तै हुनेछन्। म एउटा त्यसमध्ये एउटा आज यहाँ साथीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु र साथसाथै यो कविता मार्फत तपाईँहरूलाई यो एडभान्स दिँदै चाहिँ हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। यो मैले देवीमा चाहिँ आरम्भ भन्ने संस्थाको अफिस हैन। यसको शीर्षक छ कुल कुल साथी कुल कुल। खड्केले खुब रक्सी खान्थ्यो, खड्केले खुब रक्सी खान्थ्यो, चुरोड खान्थ्यो, घरमा बुढीलाई लत्ता लत्ताले हान्थ्यो। एक दिन मैले भाउजू त अर्कैकै भइन्, बिहानै उठेर परमेश्वर त पहिलोको गइन्। खड्के एकछिन त हुक्क हुक्क हुक्कायो, त्यसपछि स्याल जस्तै कुक्कायो। बासेकी आमा मलाई माफ देऊ, तिमीलाई पर्सेसँग शङ्खा गर्दै गधा चाहिँ चुटे, कुकुरलाई चाहिँ कुटे। अब त त्यो पर्मेलाई काट्छु, त्यसको गर्दन नछिनालेर कहाँ छाड्छु। खुकुरी बोकी हिड्ला जस्तै गर्यो, भेट्यो भने हिड्ला जस्तै गर्यो। मैले तु भनिदे कुल कुल साथी कुल कुल, भाउजू त मन्दिर गाछिन्, आज त अप्रिल फुल। ल तयार हौ झट्ट गइहाल फटाफट, वीर अस्पतालमा तिम्रा बाउ त चट्ट। यो सुनेर साथी जाम्मै डल्यो, बाबु भन्दा अघि झन्नै चल्यो। मैले पानी छम्कदै भने कुल कुल साथी कुल कुल, अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर पनि त हेर्ने गर, आज त अप्रिल फुल। अर्को साथी सधैँ घरमा आउँथ्यो, धनको धाग लाउँथ्यो, सानो सानो जागिर भए पनि मान्छेलाई निचोरेर दाम कमाउँथ्यो। मैले उनलाई फोनमा भने तिम्री छोरीले त मेरो छोरालाई बोकी हिँडिछिन्, तिम्री छोरी त मेरो छोरालाई बोकी गएछिन्। सम्झिज्यू आजदेखि तिम्री छोरी त मेरी बुहारी पो भएछिन्। साथी रातिँदै आए, आगो झैँ तातिँदै आए, ढुङ्गा मुडा गर्लान् जस्तो, आधी बेडी सुनामी कस्तो कस्तो। मैले झट्टपट्ट सम्झाउँदै भने कुल कुल साथी कुल कुल, तिमीलाई थाहा छैन आज अप्रिल फुल। धन्यवाद कवि प्रेमज्यू, निकै रोचक दुईटा प्रस्तुति दिएर जानुभयो महिलात्मक। म यसै गरी यहाँ बोलाउन चाहन्छु कवि दिलीराम श्रेष्ठ शर्माजीलाई। कवि दिलीराम शर्माजी। इस पोएमांडो महफिल में उपस्थित सभी विद्वत्जनों को मेरा नमस्कार। मैं छोटी छोटी दो कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है ओ वीर वीरांगना। ओ वीर वीरांगना। इतिहास रचने वाले ओ वीर वीरांगना, एक बार तुम फिर यहाँ आना। तुम्हारे रक्त कण से उर्वर यह भूमि, दिनों दिन होती जा रही मरुभूमि। तुम्हारे रक्त कण से उर्वर यह भूमि, दिनों दिन होती जा रही मरुभूमि। तुमने भावी पीढ़ी की सुविधा के लिए इसी भूमि पर अपने लहूकण गिराए थे। तुमने भावी पीढ़ी की सुविधा के लिए इसी भूमि पर अपने लहूकण गिराए थे। अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ते लड़ते सुंदर भविष्य के चिंतन में प्राण त्यागे थे। सुंदर भविष्य के चिंतन में प्राण त्यागे थे। अपनी संतान को अपने ही घर में पराधीन हो, कालकूट विष न पीना पड़े। जिंदा रहते हुए भी मुर्दों सा तुमने सोचा था उन्हें न जीना पड़े। तुम्हारे संतान एक आपस में लड़ रहे हैं। गिद्धड़ बनकर तुम्हारे अंगों को नोच रहे हैं।
कहीं पूरब से तो कहीं पश्चिम से, कहीं उत्तर से तो कहीं कविता लिखी है ताली। उस दिन उसके भाषण में मैंने उत्साहित होकर खुद ताली मारी। बहुत अच्छा बोला था उसने, मर्मस्पर्शी परोपकारी भाषण, गरीबों की आवाज उठाई थी उसने, अत्यावश्यक रोटी कपड़े मकान की भाव विह्वल होकर कही थी, दीन दुखियों की दर्दनाक कहानी बुलंद आवाज में की थी बातें मातृभूमि की समृद्धि की। कितने तो वहां आंसू पोंछ रहे थे, कितने उसके तारीफ कर रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट जोड़ की थी, उसमें भी मेरी ताली दिखी थी, उसमें भी मेरी ताली दिखी थी। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं लौटा, कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं लौटा। कर्ज और गरीबी के बोझ से लदा जीवन अब धीरे धीरे कम होते जाएगा। कई वर्षों से रौंदा इंसान भी अब हौले हौले अपने पैर पे उठेगा, अपने बाल बच्चों का भविष्य खुद से तुलना नहीं करेगा। स्वच्छ पोशाक पहनकर मेरा लाल भी अंग्रेजी विद्यालय में दाखिल होगा। भविष्य में होनहार अफसर बनकर मोहल्ले में औरों की तरह शान से रहेगा। यही सपने रात भर दिमाग में गुजरे, यही सपने रात भर दिमाग में गुजरे। सुबह स्फूर्ति के साथ जगा और देखा, वाकई दूर क्षितिज पर सुनहरा सूर्य अपना प्रदीप्त किरण फैला रहा था। वाकई दूर क्षितिज पर सुनहरा सूर्य अपना प्रदीप्त किरण फैला रहा था। आज फिर 5 वर्ष बाद, आज फिर 5 वर्ष बाद लोग वही बड़ी भीड़ में इकट्ठे थे। फर्क यही था, पहले और अब में हम उसी तरह उसको सुनने बैठे थे। वह उसी तरह परोपकारी भाषण दे रहा था, हम उसी तरह ताली बजा रहे थे, वह उसी तरह दमदार बोल रहा था, हम उसी तरह अपना मसीहा मान रहे थे, वह उसी तरह विकास की बातें कर रहा था। बस फर्क इतना था, देखिए, बस फर्क इतना था, वह इस समय साधारण इंसान, वह उस समय साधारण इंसान दिखता था, आज बॉडीगार्ड लेकर कार से आया है। वह उस समय साधारण इंसान दिखता था, आज बॉडीगार्ड लेकर कार से आया है। वह उस समय झोपड़ी में रहता था, आज विशिष्ट बनकर महल से आया है। वह उस समय दुबला पतला दिखता था, आज हाथी सा मोटा और पेटू दिखता है, आज हाथी सा मोटा और पेटू दिखता है। अनेक सपने दिखाकर वह चला गया, अनेक सपना दिखाकर वह चला गया। अनेक बातें सुनकर मैं भी घर लौटा, अनेक बातें सुनकर मैं भी घर लौटा। घर में मेरा 12 वर्ष का बेटा फटे चिथड़े कपड़ों में धूल में खेल रहा था। झोपड़ी के अंदर में अशक्त मेरी बूढ़ी माँ बीमार के कारण कराह रही थी। शाम का खुराक जुटाकर मेरी अर्धांगनी अर्धनग्न वस्त्र में थकित लौट रही थी। शाम का खुराक जुटाकर मेरी अर्धांगनी अर्धनग्न वस्त्र में थकित लौट रही थी। पहले की माँ जो हमारा नेपाल देश, और दूसरी माँ मेरी माँ, आपकी माँ, मैं यही समझता हूँ। धन्यवाद कवि दिलीराम शर्मा जी। अब मैं यहाँ बोलना चाहूँ कवि आनंद गुप्ता जी। में उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं अपना 2 रचना सुनाऊंगा, एक कविता और एक गजल। और ये भोजपुरी में है, भोजपुरी में ही मैं लिखता हूँ और भाषाओं में लिखता हूँ, लेकिन मेरा कलम मेरा मातृभाषा में चलता है ज़्यादा। और मेरा पहला कविता का शीर्षक है, कैसे कहती जमाना खराब बा। जमाना तो बदल रहा बा समय के साथे, जमाना तो चल रहा बा हमनी के चेतना के साथे। कैसे कहती जमाना खराब बा, जमाना में हम हो बनी। नशा दारू के होखे बा शोहरत के, नशा दारू के होखे बा शोहरत के। नशा तो नशा दोस्त का बदौलत के। नशाबाज तो कैसे कहती नशा खराब बा, नशाबाज तो हम बानी। कैसे कहती जमाना खराब बा, जमाना में हम बानी। धोखा दे रहा बा लोग खुद के अस्तित्व के, धोखा दे रहा बा लोग खुद के अस्तित्व के। धोखा तो धोखा बा, खुद से होखो बा दूसरा के अस्तित्व से। कैसे कहती धोखा खराब बा, धोखेबाज तो हम बानी। कैसे कहती जमाना खराब बा, जमाना में हम बानी।
कसूर सरहद के है कि अहम खुद के कौम के, कसूर सरहद के है कि अहम खुद के कौम के, कसूर लड़ाई अस्तित्व के है कि शोषित के मौन के। कैसे कह दी कसूर कई खराबा, कसूरवार तो हमू बानी, कैसे कह दी जमाना खराब बा, जमाना में हमू बानी। गुनाह झूठ बोलल हा कि साथ छिपावल, गुनाह झूठ बोलल हा कि साथ छिपावल, गुनाह अजोर फैलावल हा कि अंधरिया के अस्तित्व मिटावल। कैसे कह दी गुनाह कई खराब बा, गुनहगार का हमू बानी, कैसे कह दी जमाना खराब बा, जमाना में हमू बानी। और दूसरा मेरा एक गजल है, और ये गजल थोड़ा आप हमारे देश में अधिकार की बात हो रही है तो मैंने उस पर लिखा है। और वस्ती साहब जैसे तो मुझे गाना नहीं आता गजल, और मुझे धन्यवाद कहिए कि मुझे गाना नहीं आता फिर भी नहीं गा रहा। और अधिकार खातिर लड़ेला आत्मसम्मान तबानू, अधिकार खातिर लड़ेला आत्मसम्मान तबानू, आज कुछ न सही हथेली पर जान तबानू। कल तू अपमान जितना भी उपनाम देके, कल तू अपमान जितना भी उपनाम देके, धरती से सोना उपजाओगे गुमान तबानू। आज कुछ न सही हथेली पर जान तबानू, अधिकार खातिर लड़ेला आत्मसम्मान तबानू। लगा लो जितना आग आजू हमरा झोपड़ी में, लगा लो जितना आग आजू हमरा झोपड़ी में, दिन रात काटेला खुला आसमान तबानू। आज कुछ न सही हथेली पर जान तबानू। चला ला जितना भी पत्थर हमरा लाचारी पर, चला ला जितना भी पत्थर हमरा लाचारी पर, शहर में तोहार शीशा वाला मकान के बाद हथेली पर जान तबानू, अधिकार खातिर लड़ेला आत्मसम्मान तबानू। संघर्ष के गीत गावेला नइखे संगे सुरताल, संघर्ष के गीत गावेला नइखे संगे सुरताल, तका भाई आवाज में दर्द के तान तबानू। हथेली पर जान तबानू। सपना बा जिए के इज्जत के एक दिन, सपना बा जिए के जिंदगी इज्जत के एक दिन, पूरा हुई जरूर सच्चा ईमान तबानू। आज कुछ न सही हथेली पर जान तबानू। शोषण करब कहिया लेक दूसरा के दम पर, शोषण करब कहिया लेक दूसरा के दम पर, छीन ली अधिकार हमरो पंच में जवान तबानू। आज कुछ न सही हथेली पर जान तबानू, अधिकार खातिर लड़ेला आत्मसम्मान तबानू। धन्यवाद आनन्द सजिलो सशक्त भोजपुरीमा भूमिका प्रस्तुति दिएर जानुभयो। आजको लागि हाम्रा अन्तिम कवि वरिष्ठ कवि पुरुषोत्तम पोखरेलजीलाई म आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिने अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ पुरुषोत्तम पोखरेलजी। आज के इस वैमानिक कार्यक्रम में उपस्थित काव्य प्रेमी सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। और मैं पुरुषोत्तम पोखरेल, लेकिन मैं हिंदी में रचना करना, कुछ संरचनाएं बनती गई और मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कविताएं, थोड़ी थोड़ी पंक्तियां जोड़ता गया। और आज मैं वैमानिक में निमंत्रित हूँ। मेरी रचनाएं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया करता हूँ। और मैं एक हिंदी शिक्षक होने के नाते मैं हिंदी में लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं एक कविता दो कविताएं यहाँ लेकर आया हूँ। एक का शीर्षक है ज्वालामुखी। मैं बहुत समय से देख रहा था कि आनंद शर्मा जी बहुत, आनंद गुप्ता जी बहुत मौन, बहुत चुपचाप यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उनके भीतर कितनी आग थी, कैसी ज्वालामुखी थी, किस तरह की बातें उनके भीतर, उनके मन में उमड़ रही थी, ये बातें हम किसी को पता नहीं था। मेरे इस ज्वालामुखी कविता में भी इस तरह की भावनाओं को मैं अंकित कर रहा हूँ। मैं एक सुप्त ज्वालामुखी, मैं एक सुप्त ज्वालामुखी हूँ, दुनिया को पता ही नहीं मेरे अंतर में कितनी आग है। मैं एक सुप्त ज्वालामुखी हूँ, दुनिया को पता भी नहीं मेरे अंतर में कितनी आग है। चिंगारी है, सुलगती आग है, झुलसती आग है, दनाती आग है, न जाने आग के कितने ही रूपों को सिमटा कर रखा है मैंने अपने हृदय तक। अंदर ही अंदर दग्ध हूं मैं, अंदर ही अंदर दग्ध हूं मैं, उत्तेजित हूं मैं, पीड़ित हूं मैं, दबा कर रखा है मैंने अपनी पीड़ा, दबा कर रखा है मैंने अपनी पीड़ा को, समझा कर रखा है मैंने अपनी वेदना को। व्यक्त नहीं करता अपनी पीड़ा दुनिया के समक्ष, उगलता नहीं हुआ इस उनसे।
उगलता नहीं हुआ आग, इस ओर से, इस डर से वातावरण विघ्नित न हो जाए, कहीं प्रदूषित न हो जाए परिवेश, पीड़ा न पहुंचे किसी को भी, क्षुद्र प्राणी को भी, छोटे से पौधे को भी। लेकिन मैं तुम्हें सचेत भी करता हूं, मेरी खामोशी को देख, मेरी शांत मुद्रा का अवलोकन कर, मेरी निष्क्रियता को विचार कर, तुम मुझे बार बार छेड़ना छोड़ दो, दिल की तारों को टेरना छोड़ दो। खुद बचता हूं तभी राग हूं मैं, ज्यादा छेड़ोगे तो आग हूं। इसी तरह कई बार खुद बचता हूं तभी राग हूं मैं, ज्यादा छेड़ोगे तो आग हूं। और जैसे कई बार हम देखते हैं आंधी में दिए बुझ जाते हैं, लेकिन कई दिए ऐसे होते हैं वे दिए बुझते नहीं हैं, कितनी भी आंधी चले ये बुझते नहीं हैं। ये सिर्फ दियों में नहीं, व्यक्तियों में भी पाया जाता है। लोगों में मैं देखता हूँ, बड़े बड़े नेताओं में ये राग बनकर शायद अब ये कभी नहीं उभरेंगे, कभी नहीं उभरेंगे, कभी अब ये उनके बढ़ने का, उनके आगे बढ़ने का, कुछ बनने का अब मौका शायद खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी समय उभर कर आते हैं। इसी बात पर मैंने एक कविता लिखी है, आंधी में दिए कब जलते हैं। आंधी में सामान्यतः दिए बुझते हैं, आंधी में दिए कब जलते हैं, लेकिन जिन दियों में प्राण तत्व हो, जीवन मंत्र और अमरत्व हो, वसुधा के प्रति अपनत्व हो, हृदय में जिसके विशालत्व हो, वे दिए भला कब बुझते हैं, वे दिए भला कब बुझते हैं। आंधी तूफान लो बढ़ाते, आंधी तूफान बुझा देना चाहिए लेकिन इनकी लो को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आंधी तूफान लो बढ़ाते, मुसल वर्षा में भी मुस्काते, बुझने का तो नाम न लेते, ज्योति बिखेरे राह दिखाते, घने तम से ये कब डरते हैं, घने तम से ये कब डरते हैं। इस दिए की समझ महत्ता, जीवन देकर बढ़ाते सत्ता, होने न देते अकाल हत्या, देख कर भी तम की मदमत्ता, मर कर भी वे कब मरते हैं, मर कर भी वे कब मरते हैं। धन्य ये दिए, धन्य ये दिए, धन्य ये जीवन, बढ़ाते हरदम फिर जीवन स्पंदन, इनसे जग नयन, इनसे ही जग नयन नंदन, करते हम इनको कर जोर बंदन, सार्थक जीवन ये ही तो करते हैं, नहीं तो आंधी में भला दिए कब जलते हैं। धन्यवाद पुरुषोत्तम पोखरेल जी। यस सँगसँगै आजको हाम्रो कविता वाचन कार्यक्रम गर्ने झन्डै अन्तिम घडीमा आइसकेको छ। म यहाँ अब बोलाउन चाहन्छु अभय कुमारजीलाई केही टोकन अफ एप्रिसिएसन आजको हाम्रो कविहरूमा दिइदिनु हुनको लागि। सबभन्दा पहिला म अभयजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि हाम्रो वरिष्ठ कवि तथा माननीय पूर्व मन्त्री रामहरि जोशीज्यूलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनु हुन। कविता को नाम हो डिप्रेशन पठाउने की पत्नी। तिम्रो प्यास बोकेर म भाख्राहरू सँगै दौडिन्छु, यताउता चारैतिर पहाड उक्लिन्छु, बेसी झर्छु, झरना मुनि उभिन्छु तिमीलाई सम्झिँदै। साँझ घर फर्केपछि ताराहरूले भरिएका सफा आकाशतिर हेर्छु, म आँखा आँसुले भरिन्छन्, म पनि उड्न सक्ने भए उडे आउने थिए तिमी नि, कहिले आउँछ बाबा, नानीहरूको निरन्तर प्रश्न छ, के भनौँ म तिमीलाई थाहा छैन। कहिलेकाहीँ पिउँछु बिर्सन, कहिलेकाहीँ बहकिन्छु अरू आइमाईसँग नजिकको बस स्टपसम्म। थ्याङ्क यू सो मच अभय सर। उहाँको आफ्नै कविता उहाँले अन्तिममा पस्केर जानुभयो।
प्लिज जानुभन्दा अगाडि चियापान गरेर मात्रै जानु होला हाम्रो आगामी कार्यक्रमहरूको बारेमा हाम्रो फेसबुकमा पेज छ एमबिसी अफ इन्डिया काठमाडौँ भनेर त्यहाँबाट तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।